प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं टीजीटी और पीजीटी की जो है भर्ती आपकी आने वाली 5,000 पदों पे भर्ती इस बार रिलीज की जा रही है। 27,000 से ज़्यादा पद खाली हैं और उम्मीद की जा रही थी 27,000 से ज़्यादा पदों पे भर्ती आएगी, लेकिन उम्मीद ये है कि 5,000 पदों पे भर्ती रिलीज होगी। 2,000 पद आपके प्रिंसिपल के रिलीज होंगे। हालांकि 5,000 हो या 50,000 हो, उससे क्या मतलब, हमें तो एक सीट से मतलब है। अगर हम सीधी सीधी बात करें तो हमें एक सीट से मतलब है और सफलता आनी होगी तो एक सीट के पद आएंगे तब भी आ जाएगी, और नहीं आनी होगी तो 1 लाख पद आएंगे तब भी नहीं होगी। आप में से बहुत सारे लोग इस बात से वाकिफ होंगे। आपने देखा कि बहुत सारे लोगों का जो है कि जो आपका जूनियर की भर्ती आई थी उसी में सिलेक्शन हो गया, बहुत सारे लोगों का टीजीटी में सिलेक्शन हो गया, बहुत सारे लोगों का पीजीटी में सिलेक्शन हो गया। आपके रिलेटिव भी होंगे, हो सकता है आप में से भी किसी का हुआ हो, अभी फाइनल रिजल्ट ना आया हो, 2016 वाला कोई होगा तो यहाँ पे बात करें तो। लेकिन वहीं पे वही अभ्यर्थी जो है 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल थे, वही लोग 68,000 शिक्षक भर्ती में शामिल थे, उसमें नहीं हुआ। लेकिन 700, 800, 600, 500 पद में उनका सिलेक्शन हो गया। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपके सिलेक्शन के लिए एक पद भी काफ़ी है और 1 लाख पद भी कम है। आपकी तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। हम लोग अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं और तैयारी में आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज अध्याय 9 पे पहुंच जाते हैं, जिसका नाम है जैव अणु। प्यारे मित्रों, आपको बता दूं कि हमने चैप्टर नंबर 8 तक पढ़ ली हैं। आप निर्णय बैच जा करके, आप जैसे हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप निर्णय बैच नाम की जो सीरीज देखेंगे उसमें सभी वीडियो क्रम से लगे हुए हैं। उसमें से 3 या 4 वीडियो बीच से मिस किए गए हैं। मिस इसलिए हो गए हैं कि वो वीडियो जो है आपके प्रॉपरली उसमें साउंड को लेकर के कुछ प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से उन्हें डिलीट कर दिया गया, तो बीच से सीक्वेंस से गायब है। बाकी सारे वीडियो आपके क्रम से मिल जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आज हम लोग जो पढ़ने चल रहे हैं वो है जैव अणु। तो जैव अणु के बारे में पढ़ेंगे, पोषक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे बृहद अणु पढ़ेंगे, और यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लियो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, सबको पढ़ेंगे। तो एक एक करके पहले देख लें क्या क्या हमारे सिलेबस में डिस्कस करना है। अगर इस पर हम आ जाएँ तो हमारे सिलेबस में दिया गया है यहाँ पे, 1 मिनट के लिए हम वक्त लेंगे आपसे। हाँ, तो पहला आपका दिया गया, रासायनिक संगठन का विश्लेषण कैसे करें। पहले आपको ये बताना है कि जो रासायनिक संगठन तत्वों में पाए जाते हैं, पदार्थों में पाए जाते हैं, पौधों में पाए जाते हैं, जंतुओं में पाए जाते हैं, इनके विश्लेषण की विधि के बारे में बताया गया है कि कैसे कैसे विश्लेषण करेंगे। आपको अभी हम आपको बताने वाले हैं। आज हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। और भले इंट्रोडक्शन का है लेकिन आज हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक। प्राथमिक एवं द्वितीयक उपापचय के बारे में पढ़ने वाले हैं, बृहद जैव अणु के बारे में पढ़ने वाले हैं, प्रोटीन के बारे में पढ़ने वाले हैं, पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन की संरचना, एक बहुलक में बहुलकों के जोड़ने वाले बंधों की प्रकृति, ठीक है। और उसके बाद, एक सेकंड रुक जाइएगा थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग किसको पढ़ेंगे, शरीर अवयवों के गतिक अवस्था, उपापचय की संकल्पना, जीव की उपापचय आधारित क्रिया, जीव व्यवस्था और एंजाइम। इतनी सारी टॉपिक को हमें इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो टॉपिक हमारे सामने दी गई हैं इनको हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जीव, इस जीव मंडल में विविध प्रकार के जीव मिलते हैं। मस्तिष्क में यह प्रश्न उठता है कि क्या सभी जीव रासायनिक संगठनों की दृष्टि से एक ही प्रकार के तत्वों या यौगिकों से मिलकर बने हैं। यह प्रश्न उठना लाजमी भी है कि क्या सभी जीव, जितने भी जीव होते हैं, क्या सब में एक ही प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। आप रसायन विज्ञान के में सीख चुके होंगे। रसायन विज्ञान में आपने चूंकि जानते हैं क्लास 10th में इसके बारे में उसमें दिया है केमिस्ट्री में, तो इसलिए कह रहा है कि आप रसायन विज्ञान में सीख चुके होंगे कि तत्वों का विश्लेषण कैसे करते हैं। यदि पादप और प्राणी ऊतक को सूक्ष्म जीव ले में तत्वों का परीक्षण करें तो हमें क्या क्या मिलता है, कार्बन मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है। वह अन्य तत्वों की एक सूची प्राप्त होती है। कह रहा है कि हमारे पास अगर हम तत्वों के बारे में पढ़ें, किसको, प्राणी तत्वों के बारे में या जंतु तत्वों के बारे, पादप तत्वों के बारे में पढ़ें, यानी किसी पौधे के बारे में अध्ययन करें या किसके बारे में अध्ययन करें, किसी प्राणी के बारे में अध्ययन करें, तो हमें 3 चीज़ें मिलती हैं। क्या क्या मिलता है, कार्बन मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है और क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। कुछ और तत्व मिलते हैं जो छोटे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं। बात करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि यहाँ पे हम लोग अध्ययन कर रहे थे, हमको क्या मिला, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिल गया, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सूची प्राप्त होती है जिनकी मात्रा जीव ऊतकों की प्रति इकाई मात्रा से भिन्न भिन्न होती है। यदि उपरोक्त परीक्षण निर्जीव पदार्थ जैसे कि भूपर्पटी के एक टुकड़े पर करें तब भी हमें तत्वों की उपरोक्त सूची प्राप्त होती है। लेकिन उपरोक्त दोनों सूचियों में क्या अंतर है। सुनिश्चित तौर पर
उनमें कोई अंतर नहीं मिलता। सभी तत्व जो भूपर्पटी के नमूने में मिलते हैं वे सभी जीव ऊतकों के नमूने में भी मिलते हैं। फिर भी सूक्ष्म परीक्षण से पता चलता है कि कार्बन व हाइड्रोजन की मात्रा अन्य तत्वों की अपेक्षा किसी भी जीव में भूपर्पटी में सामान्यतः ज़्यादा होती। ठीक, चलिए आ जाते हैं यहाँ पे। कह रहा है यहाँ पर, अच्छा हाँ, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए, फिर भी सूक्ष्म परीक्षण से पता चलता है कि कार्बन व हाइड्रोजन की मात्रा अन्य तत्वों की अपेक्षा किसी भी जीव में भूपर्पटी से समानता ज़्यादा पाई जाती है, यानी भूम की तुलना में ज़्यादा पाई जाती है। रासायनिक संगठन का विश्लेषण कैसे करते हैं, आज इस टॉपिक को हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। और ध्यान से आप सुनिएगा, सभी चीज़ों को एक एक करके हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, फिर भी आप ध्यान से सुनिएगा, चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। इसी प्रकार से, अच्छा इसको हम लोग यहाँ तक, हाँ, इसी प्रकार से हम पूछ सकते हैं कि जीवों में कार्बनिक यौगिक किस रूप में मिलते हैं। उपरोक्त उत्तर पाने के लिए व्यक्ति क्या करेगा। इसका उत्तर पाने के लिए हमें रासायनिक विश्लेषण करना होगा। किसी तत्व का अगर जब तक हम रासायनिक विश्लेषण करेंगे नहीं, तब तक रसायन से संबंधित यौगिकों के बारे में हम कैसे बता सकते हैं, जब तक हम उसका विश्लेषण ना करें। तो विश्लेषण करना होगा। क्या विश्लेषण करेंगे हम किसी भी जीव तक, चाहे वो सब्जी हो की या किसी जीव का यकृत का टुकड़ा लेंगे, को लेकर के खरल खरल या मूसल द्वारा, ठीक है, उनको मतलब कहने का सीधा सा अर्थ है कि उन्हें पेस्ट बनाना है। तो जैसे चटनी बनती है, उस चटनी की तरह इसको भी बना देना है। ठीक है, चटनी तो लगभग सभी लोग इससे परिचित होंगे। क्या कहते हैं इसे, स्वास कहते हैं ना। तो चटनी की तरह इसको हमें क्या करना है, सहायता से किस में मिला करके बनाना। चटनी बनाने के लिए आप पानी मिला करके उसको पीसते हैं ना, टमाटर धनिया वगैरह वगैरह जो भी होता है उसे पानी मिला करके पीसा जाता है। लेकिन यहाँ पे आप किसको मिला के पीसेंगे, ट्राई क्लोरोएस्टिक अम्ल। किसको, ट्राई क्लोरोएस्टिक अम्ल की सहायता से उसे क्या करेंगे, उसकी स्लेरी बनाएंगे। और जो स्लेरी बनेगी, यानी जो करदम बनेगा, करदम मतलब चटनी जो बनेगी, सीधे सीधे कहें तो अपनी भाषा में। ठीक है, चटनी लगभग सबके यहाँ बोली जाती होगी, आप अपने यहाँ बताइए क्या बोला जाता है। हमारे अवध में या हमारे भोजपुरी में क्या बोला जाता है, चटनी बोली जाती है। चटनी मतलब टमाटर, और टमाटर का होता है जिसे सॉस कहते हैं, तो सॉस को चटनी कहते हैं। आपके यहाँ क्या बोला जाता है, आप जरूर कमेंट कर बताइएगा। तो बात कर रहे थे यहाँ पे कि उसमें हम क्या करेंगे, ट्राई क्लोरोएस्टिक अम्ल, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा पहले, के साथ पीसते हैं। इसके बाद एक गाढ़ा करदम यानी स्लेरी प्राप्त होता है, जिसे पुनः महीन कपड़े में रख करके निचोड़ते हैं यानी छान देते हैं, जिससे अलग हो जाते हैं। देखो, अब आपने चटनी बना ली, जैसे सपोज करते हैं आपने धनिया लिया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, धनिया लिया, धनिया में हल्का सा आपने किसको डाला, ट्राई क्लोरोएस्टिक अम्ल को डाला। और ट्राई क्लोरोएस्टिक अम्ल डालने के बाद इसका पेस्ट आपने तैयार कर दिया। जो पेस्ट तैयार होता है उस पेस्ट को सूती कपड़े से, मुस्लिन क्लॉथ से आपने क्या किया, छान दिया। तो सूखा हुआ हिस्सा जो होगा वो कपड़े के अंदर रह जाएगा, और जूस का हिस्सा नीचे आपके ग्लास में, कटोरी में, जिस भी आप इकट्ठा करना चाहते हैं उसमें इकट्ठा हो जाएगा। मेरी बात से शायद आप सहमत होंगे, ऐसा आपने देखा भी होगा। जैसे अदरक का जूस वगैरह आप निकालते हैं तो इसी प्रकार से इसे अलग कर लेना है। यहाँ तक कर लिए, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मुझे लगता है ऐसा। एक अंश जो कि अम्ल में घुला हो उसे निस्यंदन कहते हैं, यानी नीचे छन चुका है। और दूसरा अम्ल में अबिलेय है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं, एक मिनट, धारिता कहते हैं। ठीक, वैज्ञानिकों ने अम्ल घुलनशील भाग में हजारों कार्बनिक यौगिकों को प्राप्त किया। कह रहा है जो लिक्विड आपको मिलता है, जो जूस आपको मिलता है, उसमें हजारों प्रकार के कार्बनिक तत्व पाए जाते हैं। तुम्हें माफ करिएगा, ये बुक में है, मैं आपको आप ही कह रहा हूँ। तुम्हें उच्च कक्षाओं में बताया जाएगा कि जीव ऊतकों में नमूने का विश्लेषण, ठीक, वह इनमें मिलने वाले विशेषकर कार्बनिक यौगिकों की पहचान कैसे की जाती। कह रहा है जब हायर में जाएंगे यानी ग्रेजुएशन में जाएंगे तो वहाँ पे बताया जाएगा। मैं आपको बता दूं, आपके एग्जाम में भी इससे ऊपर का नहीं पूछा जाएगा। हाँ, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, फैट, मिनरल, ये तो हमारे कोर्स का हिस्सा है, तो इसको तो हमको पूरा पढ़ना है। हमें इसके कार्बनिक संगठन को भी पढ़ना है, इसके बॉन्डिंग को पढ़ना है। ये सारी चीज़ें तो हमारे कोर्स का हिस्सा है, फिर भी हमारे हिस्से में जो आ रहा है उसको हम पढ़ रहे हैं। दोस्तों, हम लोग एलटी की क्लास स्टार्ट किए थे, एलटी के सिलेबस के हिसाब से आपकी क्लासेस चल रही थी। लेकिन 23 तारीख को आपका पेपर है, किसका, टीईटी का, यूपी टीईटी का पेपर है। तो तब तक के लिए हमने उस क्लास को रोक रखा है, क्योंकि उसमें मैटर को टाइप करना पड़ता है, और जो नोट्स पे है मैटर, वो मैटर वैसे अगर दे दिया जाए तो मैटर पढ़ने लायक नहीं। ठीक है, तो उसको टाइप करने में वक्त लगता है, और यूपी टीईटी को ध्यान में रख करके उसे रोका गया। तब तक हम इसकी दो क्लास करने वाले हैं, किसकी,
हिंदी वाली की, इसके हम लोग 2-2 क्लास करने वाले ताकि हम इसे तेज़ी के साथ कवर कर लें, और उधर जब समय मिलेगा तो हम एलटी के सिलेबस के हिसाब से आगे बढ़ जाएंगे। आपको बता दें 5000 पदों पर भर्ती आने वाली, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, ये बात आप अवगत होंगे। ठीक है, चलें आगे की तरफ बढ़ जाएं। और टीईटी के लिए अगर आपको यूपी टेट देना है तो टीईटी के लिए हिंदी का महामैराथन हमने करा दिया है, आप ज़रूर देख लीजिएगा। इसका सेकेंड पार्ट 15 तारीख के बाद आएगा, और आज जो है, आज की डेट में यानी आज 8 तारीख है, और ईबीएस का भी आपको महामैराथन आज आपको शाम के 7 बजे तक देखने को मिल जाएगा आपके चैनल पे। ठीक, जरूर देखिएगा, आपको इसका लाभ मिलेगा। हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है, तुम्हें उच्च कक्षाओं में बताया जाएगा कि हाँ ऊतकों के बारे में, तो बीएससी लेवल पे आपको इसके बारे में जानकारी दी जाती है। किसी निचोड़ में मिलने वाले विशेष यौगिक में उनमें मिलने वाले अन्य यौगिकों से अलग करने के लिए विभिन्न पृथक्कीकरण विधि अपनाते हैं, तब जब तक कि वह अलग नहीं हो जाता। दूसरे शब्दों में एक वियुक्त एक शुद्ध यौगिक होता है। विश्लेषणात्मक तकनीक का प्रयोग कर किसी भी यौगिक में आणविक सूत्र व संभावित संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, जीव ऊतकों में मिलने वाले सभी कार्बनिक यौगिकों में जैव अणु कहते हैं। कह रहा, देखिए ध्यान से, आप देखिए, कह रहा जीव ऊतकों में मिलने वाले सभी कार्बनिक यौगिकों को क्या कहते हैं? जैव अणु कहते हैं। लेकिन जीवों में भी अकार्बनिक तत्व यौगिक मिलते हैं। हम यह कैसे जान पाते हैं? भाई ठीक है, हमने कहा ऊपर कि कार्बनिक तत्व मिलते हैं, फिर हम नीचे करें, एक सेकेंड, फिर हम नीचे कह रहे हैं कि अकार्बनिक तत्व मिलते हैं, तो हमें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा कार्बनिक है, कौन सा अकार्बनिक है, यानी कौन सा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है और कौन सा ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। देखिए आगे मिलेगा आपके इसके बारे में। कह रहा है कि जीवों में अकार्बनिक तत्व मिलते हैं, यह कैसे जान पाते हैं? एक थोड़ा भिन्न किंतु भंजक प्रयोग करना पड़ेगा। जीव ऊतकों यानी पण या यकृत की थोड़ी मात्रा को तोल कर, ठीक, थोड़ी सी मात्रा लेंगे, उसे तौल लेंगे, तौल करके मतलब ओजन करेंगे, ओजन करने के बाद तौल कर, कहाँ गया, जल के, हाँ, तौल कर ये एक नम भार होता है, जब उसे तौलेंगे तो उसमें नमी रहेगी, शुष्क कर लेंगे, उसे सुखवा लेंगे, ठीक है, सूखा कर लेंगे, जिससे संपूर्ण जल क्या होगा, वाष्पित हो जाएगा, यानी संपूर्ण जल इवेपोरेट हो जाएगा। जल के इवेपोरेशन के बाद हमको क्या करना होगा, एक सेकेंड, कहाँ तक, हाँ, जल का इवेपोरेशन हो गया। अब बचे हुए पार्ट को फिर से ओजन कर लेंगे। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए हमने एक पत्ती ली और उस पत्ती को हमने क्या किया, ओजन किया। जब ओजन किया तो कितने ग्राम की थी, 5 ग्राम की थी, मानने के लिए है। जब हमने इवेपोरेट कर दिया तो एक कितने ग्राम की बची, 3 ग्राम की, सूखने के बाद। इसका मतलब कि इसमें 2 ग्राम क्या था, पानी था। पानी वाष्पित हो चुका है, इवेपोरेट हो चुका। अब बचा हुआ आपके पास क्या, 3 ग्राम की पत्ती बची है। आगे की तरफ चलें। बचे हुए शुष्क पदार्थों के भार में, देखिए यहाँ पे बचे हुए पदार्थों के शुष्क भार प्राप्त होता है, इसमें ऊतक में जलाया। अच्छा, इसके बाद इसको क्या करिए, जला दीजिए। जो पत्ती, सूखी हुई पत्ती बची थी, उसको क्या करिए, जला दीजिए। तो सभी कार्बनिक यौगिक ऑक्सीकृत होकर के गैसीय रूप यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में उड़ जाएंगे। कार्बनिक पदार्थ सब उड़ गए। जलाने के बाद क्या होगा, कार्बनिक पदार्थ उड़ जाएगा। अब जो बची हुई राख है यानी भस्म है, उस राख को अगर आपने चेक किया तो उसमें क्या मिलेंगे आपको, अकार्बनिक तत्व प्राप्त होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि मिलते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि मिलते हैं। हो गया। चलिए, अकार्बनिक यौगिक जिसे सल्फेट, फास्फेट और अम्ल घुलनशील अंश में मिलते हैं। इस कारण से तत्वीय विश्लेषण में किसी भी जीव ऊतक में तत्वीय संगठन को हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन आदि रूप में जानकारी मिलती है। यौगिकों के परीक्षण में जीव ऊतकों में उपस्थित कार्बनिक अकार्बनिक तत्वों के बारे में तालिका में दिया गया है। हम आपको अभी तालिका दिखा रहे हैं। रासायन विज्ञान के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो क्रियात्मक समूह जैसे कि एल्डिहाइड, कीटोन, एरोमेटिक यौगिकों आदि की भी पहचान की जा सकती, किंतु जीव विज्ञान की दृष्टि से इन्हें अमीनो अम्ल, न्यूक्लियोटाइड, क्षार, वसा आदि अम्ल में वर्गीकृत किया गया है। अमीनो अम्ल कार्बनिक यौगिक होते हैं, इन जिनमें इसके एक ही कार्बन अल्फा पर अमीनो समूह व एक अम्लीय समूह प्रतिस्थापित
होते हैं, इस कारण इसे अल्फा अमीनो अम्ल भी कहते हैं। ये प्रतिस्थापित मीथेन होता है। 4 प्रत्यस्थायी समूह 4 संयोजकता स्थल से जुड़े होते हैं। ए समूह हाइड्रोजन कार्बोक्सिलिक अम्ल अमीनो समूह तथा भिन्न परिवर्तनशील समूह जिसे आर समूह से व्यक्त करते हैं पाए जाते हैं। आर समूह की प्रकृति के आधार पर अमीनो अम्ल अनेक प्रकार के हो जाते हैं। फिर भी प्रोटीन में उपलब्धता के आधार पर 21 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। प्यारे मित्रों, देखो यहाँ पे एनसीईआरटी में 21 प्रकार के अमीनो अम्ल दिए गए हैं, लेकिन आपने जितनी भी बुक पढ़ी होंगी, साइड बुक जितनी भी पढ़ी होंगी, उसमें आपको 20 ही प्रकार के अमीनो अम्ल दिए गए होंगे, सॉरी 20 प्रकार के अमीनो अम्ल दिए गए हैं। अभी देखिए ये एक्सेप्शन है, अभी गूगल करेंगे तो गूगल में कभी कभी 25-30 दिखा दे रहा है, कभी कभी 20 दिखा रहा है, कभी कभी 22 दिखा रहा है। ठीक है, तो गूगल पे भी ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि सही क्या है। तो यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी की बुक है, सरकारी बुक है। मैं आपको कही पीडीएफ दिखा दूँ, देखिए यहाँ पे लिखा है एनसीईआरटी सरकारी वाली बुक है। इसमें 21 प्रकार के अमीनो अम्ल बताए गए हैं, जबकि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि 10 इसेंशियल होते हैं, 10 नॉन इसेंशियल होते हैं। टोटल संख्या इसकी 20 होनी चाहिए। तो अब इसके बारे में आप गूगल कर लीजिएगा, थोड़ा सा सर्च कर लीजिएगा, जो भी आपको समझ में आए उसको आप सही आंसर मान लीजिएगा। मैंने दोनों पक्ष आपके सामने रख दिए कि बुक वैसे हम लोग जो पढ़े हैं उसमें 10 और 10 होता है, लेकिन ये बुक कह रही है, एनसीईआरटी कह रहा है कि किस प्रकार के होते हैं। अब अगर एनसीईआरटी को सही माने तो किस प्रकार को हमको सही मान लेना चाहिए। ठीक है, प्रोटीन के अमीनो अम्ल में आर समूह हाइड्रोजन, मिथिल समूह एलेनिन, हाइड्रॉक्सी मिथिल सेरीन आदि होते हैं। 21 में से चित्र को दर्शाया गया, 21 में से 3 को चित्र में दर्शाया गया है। ठीक है, नीचे चित्र में भी आ जाएंगे, दिखाएंगे। अमीनो अम्ल के भौतिक और रासायनिक गुण मुख्यतः अमीनो कार्बोक्सिलिक व आर क्रियात्मक समूह पर निर्भर करता है। अमीनो व कार्बोक्सिलिक समूहों की संख्या के आधार पर अम्लीय उदाहरण जैसे कि कैसे हो जाते हैं, अम्लीय हो जाते हैं, जिसका नाम क्या है ग्लूटामिक अम्ल। क्षारीय हो जाते हैं लाइसिन जैसे। उदासीन होते हैं जैसे कि बेलिन अमीनो अम्ल होते हैं। इसी तरह के एरोमेटिक अमीनो अम्ल जैसे कि टायरोसिन, फेनेलेनिन, ट्रिप्टोफान होते हैं। अमीनो अम्लों में एक विशेष गुण यह है कि अमीनो अम्लों कार्बोक्सिलिक ग्रुप और आयनिक प्रकृति के होते हैं, अतः भिन्न पीएच वाले आयनों में अमीनो अम्लों की संरचना परिवर्तित होती रहती है। ये आपका देखिए बीजुइटर आयन का निर्माण हुआ है। साधारण लिपिड पानी में अघुलनशील होते हैं। लिपिड की बात कर रहे हैं वसा की, तो ये कैसा होता है, अघुलनशील होता है। ये साधारण वसा अम्ल हो सकते हैं। वसा अम्ल में एक कार्बोक्सिलिक समूह होता है। क्या क्या होता है, एक कार्बोक्सिलिक। देखिए जहां जहां अंडरलाइन किया जा रहा है आप दोबारा देख लीजिए, मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहता कहीं पे। कह रहा है कि वसा अम्ल में एक कार्बोक्सिलिक समूह होता है जो आर समूह से जुड़ा होता है। आर समूह मिथिल, एथिल या उच्च ग्रुप वाले भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए पाल्मेटिक अम्ल की अगर हम बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, पाल्मेटिक अम्ल की। देखिए पाल्मेटिक अम्ल में कार्बोक्सिलिक कार्बन के सहित 16 कार्बन मिलते हैं। एरेकिडोनिक अम्ल की बात करें तो इसमें कार्बोक्सिलिक समूह के साथ 20 कार्बन परमाणु होते हैं। वसा अम्ल संतृप्त यानी बिना द्विबंध के, संतृप्त मतलब सिंगल बांड वाले, और असंतृप्त मतलब एक से अधिक बांड यानी डबल द्विबंध वाले प्रकार के हो सकते हैं। दूसरा साधारण लिपिड ग्लिसरॉल है जो कि ट्राईहाइड्रॉक्सी प्रोपेन होता है। बहुत सारे लिपिड में ग्लिसरॉल व वसा अम्ल दोनों होते हैं। यहाँ पर वसा अम्ल ग्लिसरॉल से एस्टरीकृत होता है और उन्हें मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड तथा ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। ठीक, गलन बिंदु के आधार पर वसा व तेल कहलाते हैं। तेलों में गलनांक अपेक्षाकृत कम होता है, जैसे कि जिंजली का तेल या आप सरसों का तेल कह सकते हैं, अतः सर्दियों में तेल के रूप में होते हैं। क्या आप बाजार में उपलब्ध वसा की पहचान कर सकते हैं? कुछ लिपिड में फास्फोरस व फास्फोग्लिसरिक कार्बनिक यौगिक होते हैं जो फास्फोलिपिड हैं, जो कोशिका झिल्ली में मिलते हैं, जिससे कि लेसिथिन। कुछ ऊतक विशेष तौर तंत्रिका ऊतक हैं में अधिक जटिल संरचना में लिपिड पाए जाते हैं। जीवों में बहुत सारे कार्बनिक यौगिक विषम चक्री वलय युक्त भी होते हैं। इनमें से कुछ नाइट्रोजन क्षार, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल व थाइमिन है। ये शर्करा इससे जुड़कर न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। यदि इनमें फास्फेट समूह भी शर्करा से एस्टरीकृत रूप में हो तो इन्हें न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। एडिनोसिन, ग्वानोसिन, थाइमिडीन, यूरेडिन व
साइटिडीन न्यूक्लियोसाइड हैं। एडेनिन अम्ल, थाइमिडीन अम्ल, ग्वानिलिक अम्ल, यूरेडिलिक अम्ल तथा साइटेडिलिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड हैं। न्यूक्लिक अम्ल जैसे कि डीएनए और आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं। प्राथमिक और द्वितीयक उपापचय के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ रासायनिक तत्वों के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं जो कि हमारे शरीर में दिया गया है। कह रहा है जीव और निर्जीव पदार्थ में पाए जाने वाले तत्वों की तुलना। हाइड्रोजन की बात करते हैं, भूपर्पटी में कितना पाया जाता है? 0.14% पाया जाता है, जबकि मनुष्य के शरीर में कितना पाया जाता है? 0.5%। ठीक। कार्बन की बात करें तो 0.03%, जबकि मनुष्य के शरीर में 18.5%। ऑक्सीजन की बात करें तो भूपर्पटी में यानी जो मिट्टी होती है उसमें कितना पाया जाता है? 46.6%, जबकि ह्यूमन बॉडी में कितना पाया जाता है? 65%। नाइट्रोजन की बात करें बहुत थोड़ा पाया जाता है, जबकि ह्यूमन बॉडी में 3.3% तक पाया जाता है। सल्फर 0.03, यहाँ पे 0.3, और सोडियम यहाँ पे देखिए आपका दिखाई पड़ा 2.8 से 0.2, कैल्शियम 3.6 से 1.5, और मैग्नीशियम की बात करें 2.1 से, और मनुष्य में 0.1 तक, और जबकि सिलिकॉन जो कि मिट्टी में पाया जाता है 27.7, जबकि ह्यूमन बॉडी में क्या होता है? नगण्य होता नहीं। CN राव द्वारा लिखित अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री से उद्धृत विश्वविद्यालय हैदराबाद द्वारा ये आपका प्रस्तुत किया गया है, जो डाटा यहाँ पे दिया गया है। ठीक है। सोडियम की बात करें, हमारे शरीर में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम तथा जल तथा यौगिक के रूप में ये सभी चीज़ें पाई जाती हैं। तो आज हम चाहते हैं कि यहीं पे हम लोग इसको विराम करेंगे और अगली टॉपिक जो हम लोगों की है उससे हम लोग आगे की तरफ पढ़ते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो प्यारे मित्रों, जितने भी यहाँ पे एसिड दी गई हैं, चाहे वो अम्लीय हों चाहे आपकी क्षारीय हों, जितने भी यहाँ पे अमीनो एसिड की बात की गई है, प्रोटीन की बात की गई, उन सभी को आप लोग क्या करेंगे? पूरा करेंगे और अपने मित्रों तक शेयर करेंगे। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।